हेलो नमस्ते, मैं दरवेश आनंद आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बाबू, आज के क्लास में हम 12 फिजिक्स अध्याय 8 चुंबकत्व से बिहार बोर्ड के द्वारा 16 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो समय को बचाते हुए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर कि चैप्टर 8 से बिहार बोर्ड कौन कौन क्वेश्चन पूछ रखा है। जिसके अंतर्गत हम देखें पहले प्रश्न को, तो हमारा पहला प्रश्न है कि चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करें। इसका एसआई मात्रक अर्थात एसआई इकाई एवं बीमा लिखें। तो क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण? तो बाबू, चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव प्रबलता लिख देते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव प्रबलता, और ध्रुव प्रबलता को हम स्मॉल m से लिखते हैं, तथा दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी, और दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी को हम 2l मान लेते हैं। बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव प्रबलता m तथा दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से लिखते हैं। अर्थात कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l होता है। अब बाबू, यदि हम इसके एसआई मात्रक तथा बीमा की बात करें, तो एसआई मात्रक और बीमा को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का। वह होता है M इज इक्वल टू NIA। यह धारावाही लूप के कारण आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। N धारावाही लूप में कितना फेरा है, जैसे 2 फेरा, 3 फेरा, 4 फेरा, 5 फेरा, फेरों की संख्या, और I इसमें एक फेरे में प्रवाही धारा, और A इस लूप का क्षेत्रफल। तो यहां से आप इसका एसआई यूनिट निकाल सकते हो। N फेरों की संख्या, फेरों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, तो यहां पे कोई मात्रक नहीं होगा। I विद्युत धारा है, उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और A क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। तो आपका विद्युत माफ करो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब यदि आप इसका बीमा निकालो तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का बीमा क्या होता है? I, और I या A भी लिख सकते हो, I भी लिख सकते हो, विद्युत धारा का दोनों बीमा होता है। और मीटर स्क्वायर अर्थात मीटर किसका है? लंबाई का, लंबाई का बीमा L, मीटर को गो 2 गो तो L2। इसको यदि अच्छा से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो M0, M नहीं ना है तो M0, L 2 गो है, T है क्या? नहीं, तो T0, और I है, I 1 गो है। तो ये आपका बीमा हो गया। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। अभी हमने देखा यह प्रश्न कब पूछा है? 2016 में पूछा है। अभी हमने इस प्रश्न को देखा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है? चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं। बाबू, अभी हमने चुंबकीय आघूर्ण का परिभाषा लिखा था कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, है ना। कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, है ना। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है बाबू हमारा अगला प्रश्न? 4 नंबर। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। बाबू, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा
दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, जिसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। लिख देना कि चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रश्न का आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। यह प्रश्न 2010, 17, 21, 22 देखिए कई बार पूछा है। तो हमने अभी आपको बताया कि कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। तो स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M बटा 2l। कैपिटल M द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब बटा 2l क्या है? लंबाई, दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी ना। एसआई मात्रक मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या बचा? एम्पियर मीटर। अर्थात स्मॉल m ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पे सही। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है भाई हमारा अगला प्रश्न? तो एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया। और जैसा कि हमने बताया कि जो 2018 में पूछा गया उसका कुछ औकात होगा। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 1 नंबर का है, परंतु मेहनत लगेगा थोड़ा सा। कितना? थोड़ा सर। यहां देख लो कैसे। बाबू मान लेते हैं कि हमारे पास एक चुंबक है जिसकी लंबाई l है और इसकी ध्रुव प्रबलता m है। कोई दिक्कत? तब है इसका द्विध्रुव आघूर्ण m इज इक्वल टू हो जाएगा m और इंटू बीच की दूरी को क्या माने हैं? l माने हैं ना, तो m इंटू l। अरे 2l माने रहते तो 2l होता, l माने हैं तो l होगा। इक्वेशन नंबर 1। अब इसी को लेके हम मोड़ करके अर्धवृत्त बना दे रहे हैं। लो इसको मोड़ के हम अर्धवृत्त बना दिए। हाँ, मान लेते हैं कि इस अर्धवृत्त की त्रिज्या r है। कितनी है? r। तो ये त्रिज्या r है तो इधर भी r होगी, मतलब कि ध्रुव प्रबलता m और यहां पे ध्रुव प्रबलता m है, इसकी बीच की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 2r के बराबर। 2r के बराबर। तो यहां भी बाबू आपका m डैश इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m इंटू 2r, बीच की दूरी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, आप समीकरण 2 में भाग लगा दो आप 1 से, तो कितना हो जाएगा? और 2 m डैश अपॉन m इज इक्वल टू m इंटू 2r अपॉन m इंटू l। m से m कट गया, अर्थात m डैश अपॉन m इज इक्वल टू 2r अपॉन l बचा। तो m डैश अपॉन m इज इक्वल टू 2r अपॉन l। ये l क्या है? इसकी लंबाई, यहां से यहां तक लंबाई। इसी लंबाई को ना यहां पे मोड़ा गया है, बोलो ना, यही ना लंबाई आपका l है। और ये l क्या है? अर्धवृत्त की त्रिज्या। l को ही तो मोड़ के अर्धवृत्त की त्रिज्या बनाई गई है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? 2 पाई r। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 पाई r बाई 2। 2 से 2 कट गया, r मतलब कैपिटल R लिए थे ना त्रिज्या, तो कैपिटल R मतलब जो l है उसका मान कितना हो जाएगा? पाई r के बराबर। तो यहां पर लिख दो पाई r, r से r कैंसिल आउट हो गया, अर्थात m डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई पाई m, 2 बाई पाई इंटू m। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहां से है भाई? 2m अपॉन पाई, ये हो गया d, 2m अपॉन पाई d आंसर। उम्मीद है कि आपको परेशानी नहीं हुई होगी।
बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया। 18 में पूछा गया है तो कुछ ना कुछ तो औकात होगा, कुछ औकात नहीं। आओ देखो, हमारे पास एक क्षण चुंबक है, इसकी ध्रुव प्रबलता m है। अच्छा, इस क्षण को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। तोड़ो तो एक तो इसके अनुदिश तोड़ सकते हो बराबर बराबर भागों में, और नहीं तो इसको लंबवत तोड़ सकते हो बराबर बराबर भागों में। यदि इसको लंबवत तोड़े हो, ये रहा m ना, l लंबाई मान लेते हैं, लो l लंबाई की है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी l/2, और एक और टुकड़ा होगा ना इसका, वो कितना हो जाएगा l/2। तो जब दो बराबर टुकड़ों में तोड़ोगे ना लंबवत, तो इसकी ध्रुव प्रबलता नहीं बदलने वाली। ये ध्रुव प्रबलता m तो इसका भी m, इसका m तो इसका भी m। तब आपका m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू बीच की दूरी l/2। कोई दिक्कत? और इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी थी m, और m की मान कितनी थी m इंटू लंबाई कितना l। तो m डैश जो है तोड़ने के बाद m डैश बराबर ml, ml का मान कितना कैपिटल M अपॉन 2, मतलब आधा। अब यदि लंबाई के अनुदिश तोड़ा जाता है तो लंबाई तो वही रहने वाली है, परंतु यहां पर ध्रुव प्रबलता अब आधा हो जाएगी m/2, यहां भी आपका m/2, ये आपका m/2, ये आपका m/2। तब यहां पे निकालो m डैश बराबर ध्रुव प्रबलता इंटू लंबाई, मतलब कि m डैश बराबर m इंटू एल। m इंटू एल क्या है m ना, अरे यहाँ पे ध्रुव प्रबलता m है ना, लंबाई l है, तब आपका ध्रुव आघूर्ण m है, तो m इंटू एल क्या कैपिटल M अपॉन 2, अर्थात नया आपका ध्रुव आघूर्ण कितना हो गया m/2, मतलब कि आधा। ऑप्शन 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 m/2, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, आधा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसी m चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। ए बुआ, जब जब दो टुकड़ा में तोड़े थे तो m/2 हुआ था, तो n टुकड़ा में तोड़ेंगे तो कितना होगा m/n होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और जब समझ में आ रहा है तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाइए। एक क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति को समझाना है। क्या होती है भाई अक्षीय स्थिति? अक्षीय स्थिति तो बाबू किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता के अनुदिश स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। स्थिति कहते हैं। निरक्षीय स्थिति क्या होती है? तो चुंबक के ध्रुव प्रबलता के
लंबवत मध्य बिंदु से जाने वाली, मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा के अनुदिश स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। कोई दिक्कत? ये आपका अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का परिभाषा हुआ। मान लो कोई चुंबक है, इसकी ध्रुव प्रबलता m, तो ये ध्रुव प्रबलता के अनुदिश जाओगे तो अक्षीय, और ध्रुव प्रबलता के लंबवत, ध्रुव प्रबलता के लंबवत मध्य बिंदु से जाओगे तो ये स्थिति आपकी निरक्षीय हो जाती है। ये आपका होती है आपकी अक्षीय स्थिति, और ये होती है आपकी निरक्षीय स्थिति। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कि चुंबक के tan A तथा tan B स्थिति में दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो। ये 2009 में प्रश्न पूछे गए। ध्यान देना, जब हम आपको क्षण चुंबक के कारण उसके अक्ष तथा निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाए थे, अर्थात अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला प्रूफ कराए थे, तो जब हम नगण्य नहीं लिए थे, किसको नगण्य नहीं लिए थे? तो L को नगण्य नहीं लिए थे, तो हमारा ये फॉर्मूला आया था। हम आपको ऑफलाइन क्लास में भी समझाए थे, एक बार वहां से देख लीजिएगा, एक बार वहां से आप देख लीजिएगा। और फॉर्मूला जब नगण्य मान लिए थे तब क्या आया था? तब हमारा B अक्ष, जिसको यहां पर ये प्रश्न B1 बोल रहा है, इसका मान कितना था? ये था μ0/4 पाई इंटू 2m/r3। और जो B निरक्ष था, जिसको ये प्रश्न B2 बोल रहा है, ये कितना था? तो μ0/4 पाई इंटू m/r3। ये प्रश्न है, ये आपका फॉर्मूला आया था। अब क्या करिए भाई, यहां पर देख लीजिए, 2 को बाहर निकाल दो। 2 को बाहर निकालोगे तो B1 इज इक्वल टू कितना? 2 बाहर आ गया ना, तो 2 इंटू μ0/4 पाई इंटू m/r3। और देखो तो μ0/4 पाई m/r3 का मान कितना है? B2 ना, तो आपका आ जाएगा B1 बराबर 2B2। ऑप्शन सी भी सही है आपका। और जब ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, तो ऑप्शन डी में दे रहा है दोनों ए और सी, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक लगा दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? बी अक्ष बराबर 2B निरक्ष। अभी तो हमने बताया आपको, निरक्ष को B2 बोला था ना, और अक्ष को B1, तो B1 बराबर 2B2 आया था ना। देखो यहां पर B1 बराबर 2B2 है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर। क्या है भाई हमारा 13 नंबर प्रश्न? माफ करो 12 नंबर प्रश्न। कि एक छोटे क्षण चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय चुंबकीय क्षेत्र B के मान और दिशा का व्यंजक। चलो B अक्ष कितना था? μ0/4 पाई इंटू μ0/4 पाई इंटू 2m/r3। और B निरक्ष कितना था? μ0/4 पाई इंटू m/r3। और यदि हम इसकी दिशा की बात करें तो अक्ष की जो दिशा होती है वो साउथ की ओर होती है, या कहो कि नॉर्थ से साउथ की ओर। और यदि आप निरक्ष की बात करें तो ये क्या होती है? तो साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न?
तो अगला प्रश्न है कि निरक्षीय स्थिति में किसी छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित करें। बाबू, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए हमको फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो चलिए करते हैं भाई। क्या करना है? तो निरक्षीय स्थिति में किसी छड़ चुंबक के लिए व्यंजक प्राप्त करना है चुंबकीय क्षेत्र का। क्या भूमिका में लिखेंगे कि माना एक छड़ चुंबक की ध्रुव प्रबलता चुंबक की ध्रुव प्रबलता m तथा लंबाई 2l है तथा उसकी निरक्षीय स्थिति में तथा उसकी निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से देखिएगा यहां पे बाबू, हमारे पास एक छड़ चुंबक है, यहां से लेते हैं। हमारे पास एक छड़ चुंबक है, इसकी ध्रुव प्रबलता m है, यहां पे लिख रहे हैं। इसकी ध्रुव प्रबलता m है तथा इस छड़ चुंबक की लंबाई जो है ये 2l है। अब इसकी निरक्षीय स्थिति में इससे कितना दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये नॉर्थ ध्रुव है और ये साउथ ध्रुव है। करना क्या है कि हमको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने हैं। तो कैसे निकलेगा? तो एक बार नॉर्थ के कारण निकाल लेंगे, एक बार साउथ के कारण निकाल लेंगे, फिर नेट निकाल लेंगे। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है N के कारण, नॉर्थ के कारण। तो किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है KQ/R²। हमने आपको यह फॉर्मूला जब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे उसमें इसको यूज किए थे कि बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। ऐसा ही चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम E वाले को ही B में कन्वर्ट कर देंगे। कितना? Bn = K, वहां पे K कांस्टेंट होता है और यहां पे कांस्टेंट होता है μ0/4π इनटू वहां पे Q आवेश होता है, यहां पर ध्रुव प्रबलता M होता है अपॉन R², जिसके कारण जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसके बीच की दूरी। तो यहां पर जिस ध्रुव के कारण जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसके बीच की दूरी। चलो यहां से यहां के बीच की दूरी कहां गया? ओ सर जी, ये क्यों काम करना बंद कर दिया? कोई बैठा है क्या इस पे? नहीं। चलिए 1 मिनट सर जी, कोई तो नहीं है इस पे। हाँ, यहां पर देख लो किसके कारण निकाल रहे हैं भाई? तो बाबू हम नॉर्थ के कारण बिंदु P पे निकाल रहे हैं। तो ये दूरी कैसे निकलेगा? तो देख लो, ये टोटल दूरी कितना है? 2l। तो ये मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति होती है ना, तो ये दूरी आपकी कितनी होगी? l। ये दूरी कितनी होगी? l। तो अब यहां पर आप देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये यदि एंगल आपका, ये एंगल आपका थीटा है,
तो ये बेस हुआ, ये लंब हुआ, और ये कर्ण हुआ। तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये दूरी हो जाएगी। तो k के जगह पर म्यू नॉट अपन 4 पाई, m के जगह q के जगह पर m, r दूरी के जगह पर रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यदि आप इसको सॉल्व करो, यदि आप इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा भाई? तो bn इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन, ये स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार bs s बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, s के कारण ना ये दूरी होगी ना भाई, और ये दूरी कितनी होगी? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम चीजें है ना। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब बाबू नॉर्थ के कारण ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नॉर्थ से दूर होता है। तो ये हो जाएगा आपका bn। कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रेड ले लेते हैं। बाबू साउथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र साउथ की ओर होती है, तो इसी की तरफ हो जाएगी bs। अब यहां पर यदि हम इस चुंबक के समानांतर एक रेखा खींचे तो आप देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा, और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। अब आप bn और bs का इधर वाला कंपोनेंट लीजिए, तो जिधर एंगल रहता है उधर कंपोनेंट लेते हैं, तो होता है bn cos थीटा। तो इधर क्या आ जाएगा? bs cos थीटा। ऊपर इधर कंपोनेंट लेंगे तो कितना होगा? इधर हो जाएगा आपका bn sin थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा? bs sin थीटा। अर्थात bs का इधर कंपोनेंट आएगा bs cos थीटा, और इधर आएगा bs sin थीटा। bn का इधर कंपोनेंट आएगा bn sin थीटा, इधर आएगा bs cos थीटा। अब बाबू आप देखिए कि चूंकि bn तथा bs का साइन घटक परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, अतः यह एक दूसरे को काट देगा। अर्थात ये वाला इस वाले को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि परिमाण से दिशा विपरीत है। और ये bs और bn का कंपोनेंट लेने तो ये खत्म है, मतलब इससे कारण चुंबकीय क्षेत्र केवल ये वाला बचा। लिख दो। और bn तथा bs का कॉस घटक एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः यह एक दूसरे में जुड़ जाएगा। ये दोनों कट गए और ये दोनों जुड़ जाएंगे।
अब यदि हमको इसका परिणामी निकालना हो, क्या निकालना हो? परिणामी। तो परिणामी के लिए हम क्या करेंगे भाई, देख लीजिए यहां पर, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, यही करते हैं। अब यहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए यहां देखिए, यहां पर देखिए, अतः नेट चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा BN cos थीटा प्लस BS cos थीटा। मान रख दो, दोनों का मान समान है, कितना? μ0/4 पाई इंटू M अपॉन, माफ करो, हाँ, M अपॉन क्या था? RA² प्लस LA² इंटू कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर कितना था? सेम था, μ0/4 पाई। आप बैक करके देख सकते हो, देखो यहाँ पर μ0/4 पाई M अपॉन RA² प्लस LA²। तो दोनों सेम है ना, तो एगो एगो कितना हो जाएगा? 2 गो, मतलब 2 μ0/4 पाई इंटू M अपॉन RA² प्लस LA² कॉस थीटा, कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 3। अब त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लो, यहां पर थोड़ा सा नीचे करते हैं समझने के लिए। यहां पर देखो, अब त्रिभुज कोई भी ले लो, नाम दे देते हैं। इस बिंदु का नाम N है, इसका O दे देते हैं, इसका क्या देते हैं? O, और ये P है ही। तो त्रिभुज ONP में आप cos थीटा अप्लाई करो। cos थीटा बराबर sin थीटा P/H cos थीटा B/H। B का मान L और H का मान √अंडर RA² प्लस LA²। कोई दिक्कत? अब आप ऊपर कर सकते हैं, कर दिए। आइए देखिए, समीकरण 3 में cos थीटा का मान रखने पर, रखो, कितना हो जाएगा? B बराबर μ0/4 पाई, B बराबर, B का मान है ना, B बराबर, माफ करो, 2 μ0/4 पाई M अपॉन RA² प्लस LA² इंटू cos थीटा। cos थीटा का मान L अपॉन √अंडर RA² प्लस LA²। या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? L अपॉन RA² प्लस LA² का पावर 1/2। रूट है तो पावर 1/2 ना, तो यहां भी वही कर देते हैं। कितना हो जाएगा? L अपॉन RA² प्लस LA² का पावर 1/2। यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है ना, तो हो जाएगा B बराबर 2 इंटू μ0/4 पाई इंटू ML अपॉन, गुना में घाते जुड़ती है ना, बेस सेम है, तो RA² प्लस LA² पावर 1 प्लस 1/2 कितना होता है? 3/2। कोई दिक्कत? अब बाबू यदि हम आगे चलें तो क्या हो जाएगा धन? तो यहां पर आ जाएगा B बराबर μ0/4 पाई इंटू M इंटू 2 को अंदर दे दो L के पास, 2L अपॉन RA² प्लस LA² का पावर 3/2। यदि R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L, जो चुंबकीय ध्रुव प्रबलता के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, ये छोटे चुंबक के लिए पढ़ रहा है, तो बीच की दूरी 2L माने तो बहुत कम होता है, तो L तो और कम होगा, और R ज्यादा होता है। L कम होगा तो इसको नगण्य मान लेंगे। और बाबू नगण्य हमेशा प्लस और माइनस में माना जाता है, गुणा और भाग में नहीं माना जाता है। तो ये आपका प्लस में L है, तो ये हो जाएगा नगण्य, नगण्य। ये गुणा में है तो ये नगण्य नहीं होगा। तो ये हो गया B बराबर μ0/4 पाई इंटू M इंटू 2L, क्या होता है? कैपिटल M अपॉन RA²। ये तो 0 हो गया ना, तो RA² का पावर 3/2,
2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, मतलब B बराबर आपका कितना हो गया, μ0/4 इंटू m अपॉन आर क्यू। ये कौन से के लिए है, ये निरक्ष के लिए है। ये इसका डेरिवेशन हुआ, थोड़ा मेहनत तो लगा भाई, इसका ये डेरिवेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आप वीडियो को बैक करके ऐसे देख सकते हैं, है ना। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि ये ऑफलाइन क्लास की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे प्रश्न है इस सीरीज में, थोड़ा तेजी में करना पड़ेगा, ये रिवीजन के लिए होता है ना। तो आपको जब हम लाइव क्लास कराएंगे एक एक टॉपिक को लेकर के डेली बेसिस पे, उसमें आपको बेहतर से समझ में आएगा, यदि कोई 2025-26 सेशन के लिए हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई आगे हमारा प्रश्न? तो हमारा प्रश्न है, किसी बाह्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक पर लगने वाला बल एवं आघूर्ण को ज्ञात करें। साथ ही चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को स्वच्छ रूप से घुमाने के लिए किया गया कार्य की गणना करें। चलिए अभी बल आघूर्ण ज्ञात कर देते हैं। क्या लिखेंगे भाई भूमिका में, कि माना एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। हमारे पास बाबू एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जिस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव थीटा कोण पे रखा है। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, या इसी को हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, या इसको आप क्या मान लो, नॉर्थ पोल, और इसको आप क्या मान लो, इसको आप मान लो साउथ पोल। तो नॉर्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अपने दिशा में बल लगाता है Fn, और साउथ पर चुंबकीय क्षेत्र अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है Fs। और वह बल कितना होता है, तो m इंटू बी के बराबर होता है, अर्थात इसकी ध्रुव प्रबलता m और चुंबकीय क्षेत्र भी, तो इधर भी उतना ही लगेगा, केवल दिशा विपरीत होगा, क्योंकि ध्रुव प्रबलता उतना ही है, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही है। अब बाबू चूंकि Fn तथा Fs की दिशाएं विपरीत तथा क्रिया रेखा अलग अलग है, अतः यह बल एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा। अब ये इस क्रिया रेखा के अनुदिश काम कर रहा है और ये इस क्रिया रेखा के अनुदिश काम कर रहा है, तो ये घुमाएगा, उसको बल आघूर्ण लगाएगा। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल आघूर्ण इज इक्वल टू होता है बल गुने दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, बल कितना F
क्योंकि दोनों सेम है ना, एफ एन और एफ एस दोनों सेम है तो एफ मान लेते हैं। और लंबवत दूरी, ये रहा लंबवत दूरी दोनों बलों के बीच की, इसका नाम पी दे देते हैं। अब बाबू ये मान लेते हैं कि 2l लंबाई का है, तो 2l लंबाई का है तो इसमें कलर चेंज करके बनाते हैं। देखो यहां पर एक त्रिभुज बन गया भाई, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इसमें ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, इसमें आप साइन थीटा लगा दीजिए, तो लंबवत दूरी p है ना, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब ट्रायंगल नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम O दे देते हैं, तो SON में साइन थीटा बराबर p/h, p और h का मान कितना है 2l, मतलब कि यहां से p का मान आ जाएगा 2l साइन थीटा। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, रखो तो टाउ बराबर f का मान कितना है mb और p का मान कितना है 2l साइन थीटा। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं, कितना आ जाएगा भाई? तो टाउ बराबर m, 2l को पहले लिख दो, b साइन थीटा, मतलब टाउ बराबर आ जाएगा स्मॉल m इंटू 2l क्या होता है कैपिटल M, b साइन थीटा। ये बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमने निकाल दिया, ये आपका बल आघूर्ण का फॉर्मूला हुआ। अब इसी प्रश्न में आगे हमसे बोल रहा है कि साथ ही चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को स्वेच्छ रूप से घुमाने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए, किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहां पर आप देख लीजिए, इसको करने के लिए हम थोड़ा सा, अच्छा इसको आप लोग कर लिए क्या? तो मिटा दे इसको, तो मिटा दे इसको, तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं और तब यहीं पर कर देंगे, क्योंकि ऐसे भी ये हटने ही वाला है, पेज चेंज करेंगे तो ये हटेगा, तो हम मिटा ही देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं, चलो मिटा दिए। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को स्वेच्छ रूप से घुमाने के लिए किए गए कार्य क्या होते हैं भाई? लिखो। माना, फिर वैसा ही लिखना है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित हो, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है कोई, फिर वही चीजें होंगी। इसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव कितना कोण पर रखा है? थीटा कोण पर। ये आपका नॉर्थ मान लेते हैं, ये आपका साउथ मान लेते हैं, ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब बाबू, चूंकि चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू कितना होता है? एम बी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को, क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण से, डी थीटा कोण से
घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य निकाले। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो यहां पर कार्य बराबर क्या होगा, बल गुण गुणे कोणीय विस्थापन, क्योंकि गोल गोल लगता है ना, तो कोणीय विस्थापन। गोल गोल कौन घुमाता है, कौन सा बल, बल गुण। तो कार्य बराबर बल आघूर्ण टाउ इंटू कोणीय विस्थापन कितना, डी थीटा। जब थोड़ा सा विस्थापन का कार्य निकाल लोगे तो थोड़ा सा कार्य आएगा, कार्य का एकल्पांश आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा समीकरण 1 से, यहां पर देखो टाउ का मान एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। यदि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य को निकाला जाए, तो पूरा कार्य जब निकालोगे तो कैसे निकलेगा, जब छोटे वाले कार्य को इंटीग्रेट कर दोगे। कहां से कहां तक, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक। क्या होता है भाई छोटा वाला कार्य, थीटा 1 से थीटा 2। छोटा वाला कार्य कितना है, तो ये है एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलिए ऊपर। अब बाबू आप जानते हो कि जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, एम बी बाहर आ जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2। अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो आपका हो जाएगा एम बी और साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपका होता है माइनस का कॉस थीटा। कितना हो जाएगा लिमिट, थीटा 1 से थीटा 2। तो आपका हो जाएगा एम बी अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस थीटा 1। तो आपका हो जाएगा एम बी माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। अर्थात W बराबर हो जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्या कर दिया, उसको पहले लिख दिए, इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे। ये आपका कार्य का फॉर्मूला हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर देख लो अगला प्रश्न, ये समझ में आया ना, इसको आप लोग बैक करके देख लीजिएगा फिर से एक बार, अगर कहीं दिक्कत होगा तो। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य। तो हमने अभी निकाला W बराबर एम बी साइन थीटा 1, माफ करो कॉस ना, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यदि चुंबक साम्य अवस्था में रहे, मतलब कि थीटा 1 का मान 0 डिग्री और थीटा 2 का मान थीटा डिग्री, तो कितना हो जाता है बताओ, W बराबर एम बी कॉस थीटा 0 डिग्री और कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 कितना है थीटा। है क्या कोई, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे नमन कोण की परिभाषा लिखें, ये 2022 में, तो लिख देना नमन कोण, इसको नमन कोण या नति कोण भी इसे कहते हैं। इसका क्या परिभाषा हो जाएगा, तो पृथ्वी का चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, पृथ्वी का चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं। कोई दिक्कत, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, तो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर,
स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। बाबू तो ध्रुव पर 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो अब बताइए उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, मतलब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो क्या होता है, घट रहा है। 90 से 0 हो रहा है तो घट ही तो रहा है। चलिए हम आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा आगे का प्रश्न 18 नंबर, कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान होता है। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है भाई? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। अभी तो बोले कि चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री और विषुवत पर 0 डिग्री। चलिए आगे, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। तो चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, आगे चलते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा, बी का क्षैतिज घटक बी एच और बी का ऊर्ध्वाधर घटक बी भी हो तो निम्न में कौन संबंध सही है? देख लो, एक संबंध होता है बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा, बी भी बराबर बी साइन डेल्टा और बी भी बराबर बी एच टैन डेल्टा। ये संबंध होता है। देखो तो इसमें से कौन है? तो बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा, बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा सही है। बी भी बराबर बी कॉस डेल्टा नहीं, बी भी बराबर नहीं, बी एच बराबर, बी भी मतलब साइन होता है। और बी एच बराबर बी साइन डेल्टा, बी एच वाला में तो कॉस होता है। और बी भी बराबर बी एच साइन डेल्टा नहीं, बी भी बराबर बी एच टैन डेल्टा होता है। ऑप्शन ए सही है, इससे मिला लो, ऑप्शन ए सही है। चलिए हम आगे चलते हैं। कितना नंबर? 21 नंबर। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो टैन डेल्टा का व्यंजक होता है। तो बाबू ये देख लो, ये बी भी अपॉन बी एच बराबर, याद कर लेना, टैन डेल्टा होता है। और याद क्या करना है भाई, यहां पर भाग लगा दो ना, यहां पर भाग लगा दो, भाग लगा दोगे तो बी से बी कट जाएगा ना। तो यहां पर देखो, इसको उल्टा करो तो बी भी अपन बी एच, बी भी अपन बी एच बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, मतलब साइन डेल्टा अपन कॉस थीटा टैन डेल्टा, माने बी भी अपन बी एच बराबर टैन डेल्टा, माने बी भी अपन बी एच बराबर टैन डेल्टा, बी भी अपन बी एच। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो बाबू बी स्क्वायर बराबर बी भी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ये सारा आपको ऑफलाइन क्लास में लिखाया गया है, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान उदग्र घटक के मान का, क्षैतिज घटक का मान उदग्र घटक के मान का कितना गुना है? √3 गुना है। उस स्थान पर नमन कोण का मान क्या होगा? उस स्थान पर क्या निकलना है? नमन कोण बन जाएगा भाई, लिखो टैन डेल्टा बराबर बी भी अपॉन बी एच। बी भी का मान कितना? बी भी का मान आप बी भी रखिए और बी एच का मान बी भी अपॉन बी भी √3 लिखिए, बी भी से बी कट गया ना, तो आपका टैन डेल्टा बराबर 1/√3, मतलब कि डेल्टा का मान, मतलब कि यहाँ पर डेल्टा का मान कितना? 30 डिग्री। अरे टैन 1/√3 किसका मान होता है? 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री हो जाएगा आंसर। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया, 2018 और 2023 में। चलिए हम आगे की ओर बढ़ चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? तो हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर बी एच का मान दिया गया है 0.1732 ओरस्टेड तथा नमन कोण का मान दिया है, डेल्टा का मान दिया है 30 डिग्री। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व की संपूर्ण तीव्रता B बराबर वाट। अरे भाई बी एच का अभी हमने लिखाया था कंपोनेंट, बी एच बराबर कितना था? बी कॉस डेल्टा। तो यहां पर B बराबर कितना हो जाएगा? बी एच कॉस डेल्टा।
BH का मान 0.1732 अपॉन कॉस 30 डिग्री। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, आपका कितना हो जाएगा 0.1732 अपॉन कॉस 30 √3/2। तो कितना हो जाएगा 0.1732 इंटू 2, नीचे के नीचे ऊपर जाएगा ना, अपॉन √3 का मान 1.732। अब इसमें क्या करो, 10 से गुना, 10 से भाग, 10 से गुना करो तो एक अंक दशमलव घसक जाएगा ना, तो 1.732 इंटू 2 अपॉन यहाँ पर 1.732 इंटू 10, ये कट गया, मतलब कि 2/10 माने कि 1/5 माने कि 0.2 ओरस्टेड आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, सब बहुत आसान प्रश्न है। चलिए हम आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। क्या है हमारा प्रश्न कि पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान होता है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान 10⁻⁵ टेस्ला होता है। याद करना है, आप याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, बाबू पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण 8 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला होता है। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़िए 27 नंबर। हाँ, अब यहां से कुछ प्रश्नों के उत्तर बाबू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सर क्यों लिखे? क्योंकि बहुत लिखने वाला था, तो हम सोचे पहले से उसको निपटा दे, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है ना। चलिए यहां पर देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से क्या समझते हैं। तो बाबू पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में अध्ययन के लिए जिन शब्दों का प्रतिपादन किया गया वह मुख्य रूप से 3 होते हैं, जिन्हें पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं, जैसे नमन कोण या नति कोण, दूसरा दिक्पात कोण, और तीसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक या ऊर्ध्वाधर घटक। कोई दिक्कत? आसान है। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के 2 चुंबकीय तत्वों को परिभाषित करें। पृथ्वी के 2 चुंबकीय तत्वों को परिभाषित करें, 2 को परिभाषित करना था। तब पृथ्वी के चुंबकीय तत्व मुख्यतः 3 होते हैं, 2 करना था। पहला है नमन कोण या नति कोण। नमन कोण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन या नति कोण कहते हैं। दिक्पात कोण क्या होता है भाई? तो भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न कि आभासी नमन से आप क्या समझते हैं। तो बाबू यदि कोई चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो चुंबकीय याम्योत्तर के अलावा किसी तल में क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम आभासी नमन कहेंगे। ये आभासी नमन का परिभाषा हो गया, याद कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? समझने के लिए हम क्लास में आपको समझाए थे, फिर अगले क्लास में समझाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न भाई? तो अगला प्रश्न है बाबू, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्वतंत्र रूप से झूलते छड़ चुंबक के दोलन काल का व्यंजक प्राप्त करें। ध्यान दो बाबू, बड़ा सिंपल सा है। क्या है? तो बाबू भूमिका में क्या लिखोगे कि माना छड़ चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण, छड़ चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण M है, तो छड़ चुंबक को अल्प कोण, चुंबक को अल्प कोण कितना थीटा, या अल्प कोण केवल लिख के छोड़ सकते हो, अल्प कोण विस्थापित, या थीटा ही लिख दो भाई, विस्थापित करने में उत्पन्न बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ बराबर mb sin थीटा। चूंकि थीटा अल्प है, मतलब थीटा बहुत छोटा है। जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा को
हम थीटा लिख सकते हैं और थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। तब टाउ बराबर कितना हो जाएगा, एम बी थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब यदि क्षण चुंबक का जड़त्व आघूर्ण I तथा कोणीय त्वरण अल्फा हो तो टाउ बराबर I अल्फा होता है। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 तथा 2 से एम बी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आई अल्फा। तो यहां पर थीटा बटा ये अल्फा को इधर ले लो, कितना हो जाएगा, आई बटा एम बी। अब बाबू आवर्तकाल टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू रूट अंडर कोणीय विस्थापन थीटा अपन कोणीय त्वरण अल्फा। अब यहां से थीटा अपन अल्फा का नाम रख दो, तो टी बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर आई अपॉन एम बी। ये आपका फॉर्मूला आ गया आवर्तकाल का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो हमारा अगला प्रश्न है भाई कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त करें। तो अभी हमने निकाला कि T बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर आई अपन एम बी। एच क्या है, एच चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक को BH लिखा है, BH लिखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है। तो बाबू चूंकि T बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर आई अपॉन एम बी होता है, मतलब कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन बी होता है। मतलब कि T1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट अंडर B1 होगा और T2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कितना कर दिया जा रहा है, चौगुना ना, तो 4B1 हो जाएगा। अब अनुपात निकालो, कितना, T1 अपन T2, T1 अपन T2, या 2 में 1 से भाग दो, T2 अपन T1। T2 का मान कितना है, तो T2 का मान है 1 अपॉन रूट अंडर 4B1 अपॉन T1 का मान कितना है, 1 अपॉन रूट अंडर B1। अब बाबू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर B1 अपॉन 4B1। बोलो ना। तो B1 से B1 कट गया तो हो जाएगा आपका, माफ करो, T2 अपन T1 ना, T1। तो T2 अपन T1 बराबर 1/2 आएगा। मतलब कि T2 बराबर T1 अपॉन 2 आ जाएगा। T1 अपन 2 माने आधा। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो क्या है भाई हमारा अगला प्रश्न? तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति n के लिए सही है? तो बाबू T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंडर आई अपॉन MH, या माफ करो MBH था। अब बाबू ये आवर्तकाल है, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हो कि आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। तो आवर्तकाल बराबर 1 आवृत्ति, तो 1 आवृत्ति इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू रूट अंडर आई अपॉन MBH। कोई दिक्कत?
अब बाबू इसको पलटो, n बराबर, तो ये भी पलट जाएगा, 2 पाई है तो 1/2 पाई हो जाएगा, रूट अंडर ये ऊपर चला जाएगा ना, MBH/I। तो यहां से आप देखिए कि जो n है वो प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर BH के, ये ना BH है। अब रूट को इधर ले जाओ, रूट को इधर आओगे तो रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो n स्क्वायर प्रोपोर्शनल BH, ऑप्शन ए। आया समझ में? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्या अगला प्रश्न भाई 34 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? तो बाबू B बराबर BH tan थीटा इस टेंजेंट नियम के अनुसार आता है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर है, कितना होता है भाई? B0/μ0, ऑप्शन नंबर, अर्थात H बराबर होता है B0/μ0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, अपेक्षित चुंबकशीलता बराबर होता है, तो अपेक्षित चुंबकशीलता μr बराबर होता है μm/μ0। कौन सा हो जाएगा? म्यू, अरे μm न लिख करके केवल म्यू लिखा है, तो μ/μ0 बराबर μr, ए 36 का ए। 37 नंबर, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो म्यू बराबर होता है B/H, ये सब याद करने वाले हैं, आपको पढ़ाया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे 38 नंबर, चुंबकशीलता का बीमा होता है। तो बाबू एकांक लंबाई के चालक तार पर बल F/L बराबर, हमने आपको पढ़ाया था कि μ0/4 पाई इंटू I1I2/R। अब देखो F बल है ना, तो बल का बीमा MLT-2, L लंबाई है ना तो L, इसका बीमा L होता है। ये यहां पर म्यू, ये 4 पाई कांस्टेंट है तो इसका मात्रक और बीमा नहीं होगा। I विद्युत धारा A/R दूरी L, और माफ करो बीमा लिख रहे हैं ना तो कैपिटल में L, L से L कट गया, मतलब म्यू का मान आ जाएगा MLT-2/A2 ना, तो इधर भाग में आ जाएगा A2, तो हो जाएगा MLT-2A-2, 2 है ना ऊपर जाएगा तो -2, तो यहाँ पर A ना लिख करके I लिखा है बाबू, तो विद्युत धारा का बीमा A भी लिख सकते हो या I भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर A ना लिख के I लिखो ना, I का पावर -2, तो MLT-2 I-2, MLT-2 I-2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो हमारा अगला प्रश्न है बाबू कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। बाबू निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं एसआई मात्रक को लिखें। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतहों से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आई रिपीट, क्या लिख देना कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से या किसी भी सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स को φb से लिखते हैं। φb बराबर क्या होता है भाई? BA। इसका ऐसा ही मतलब लिखना है, B का टेस्ला, A का मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको प्यार से हम वेबर भी बोलते हैं, WB। कोई दिक्कत? इसका ऐसा ही मतलब वेबर भी लिख सकते हो, टेस्ला प्रति, अब माफ करो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। 42 नंबर, 5 टेस्ला बराबर होता है ए, तो हमने अभी बोला ना कि टेस्ला मीटर स्क्वायर बराबर वेबर, बोलो ना, तो टेस्ला बराबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कि 5 टेस्ला बराबर 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 43 नंबर, चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। बाबू चुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है बहुत कम होती है, परंतु ऋणात्मक होती है।
इसमें कहीं ऋणात्मक का है क्या, या बहुत कम का ऑप्शन है क्या? नहीं। शून्य, अनंत, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती, नहीं बाबू, स्थिर मार दो तब। बाबू बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, और बहुत कम किस में होती है? बहुत कम होती है निगेटिव में होती है। तो बताओ कोई ऑप्शन है ऐसा? नहीं। तो बहुत कम निगेटिव, उसका मान एक होता है ना, तो स्थिर के साथ चले जाओ। चलो आगे चलते हैं। लोहा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, सी। लोहा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है ना, 44 नंबर हो गया। 45 नंबर निकेल है बाबू, निकेल भी लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। मतलब कि आपका 45 नंबर का क्या आ गया? सी आ गया। ये 44 था ना, 44 का सी और 45 का भी सी। चलिए 46 नंबर, ये परिभाषा वाला है, ये हमने ऑलरेडी पहले से लिख दिया था कि प्रति चुंबकीय पदार्थ के दो गुणों को लिखे। लिख देते 1 नंबर गुण, प्रति चुंबकीय पदार्थ के किन्हीं छड़ को चुंबकीय ध्रुवों में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह घूमकर बल रेखाओं के लंबवत हो जाती है। हम बाबू प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय तीनों प्रकार के पदार्थों के 5-5, 6-6 गुणों को लिखाए थे। आप उसको याद किए होंगे, जिसमें से 2 गुण यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा क्या था? प्रति चुंबकीय पदार्थों का व्यवहार ताप परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। यह प्रश्न 2012 और 2017 में पूछा गया है। तो बाबू लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक माने 1 के बराबर, बहुत अधिक 1 होता है क्या? 1 से कम बहुत अधिक होता है क्या? 0 बहुत होता है? नहीं, चुंबकशीलता बहुत अधिक होता है 1 से, वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है 1 से, माने 1 से बहुत ज्यादा, माने बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको परेशानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पे। क्या है प्रश्न? कि चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों को लिखें। लिखा गया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण लिखा गया है 3 गुण। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के किसी छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह घूमकर बल रेखाओं के लंबवत हो जाती है। दूसरा, चुंबकीय पदार्थों का व्यवहार ताप परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। तीसरा, चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ कम होती है। अब आ जाइए अनुचुंबकीय। जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच लटकाते हैं तो छड़ की अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाती है। दूसरा, अनुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ अधिक होती है। तीसरा, ताप बढ़ने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का अनुचुंबकत्व कम हो जाता है। ऐसे ही बाबू लौह चुंबकीय पदार्थ का भी लिखा गया है। लौह चुंबकीय पदार्थ ये चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं, ये चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। दूसरा, लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं। तीसरा, लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। ये हम 5-5 लिखाए थे, इसमें 3-3 लिख दिए। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है भाई हमारा अगला प्रश्न? तो हमारा अगला प्रश्न है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उन 2 अभिलाक्षणिक गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए जो इन 2 प्रकार के पदार्थों के व्यवहार में भेद दर्शाते हैं। ये 2014 में पूछा गया है। तो ताप बढ़ने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का अनुचुंबकत्व कम होता है तथा प्रतिचुंबकीय ताप से अप्रभावित रहता है। या तथा ना लिख करके परंतु भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? परंतु। परंतु प्रतिचुंबकीय ताप से अप्रभावित रहता है। 2 नंबर, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। ये इसका अंतर जो इसके भेद को दर्शाता है, विभेद को दर्शाता है, अंतर को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। क्यूरी नियम क्या है बाबू? क्यूरी नियम का यह कथन है जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह क्यूरी नियम में इस कथन को आप लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। क्या अगला प्रश्न?
कि निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? तो बाबू यहां पर आपके लौ चुंबकीय पदार्थ शैथिल्य को प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो हमारा अगला प्रश्न है, आते हैं प्रश्न पे भाई नीचे, इसमें भी बहुत सारा लिखना था इसलिए पहले से ही लिख दिया गया। क्या है शैथिल्य पाश क्या है? तो बाबू जब कोई लौ चुंबकीय पदार्थ किसी चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबक प्रेरण द्वारा चुंबकित हो जाता है। जब चुंबकन क्षेत्र H में परिवर्तन किया जाता है तो I में भी परिवर्तन होता है। बाबू जैसे जैसे आप H को बढ़ाओगे, H इधर बढ़ रहा है ना, ये हम लिए हैं दो एक्सिस, X एक्सिस और Y एक्सिस। X एक्सिस पर H लिए हैं और Y एक्सिस पर Y लिए हैं, I लिए हैं। अब जैसे जैसे H के मान को बढ़ाओगे तो I का मान भी बढ़ेगा और एक संतृप्त अवस्था आ जाती है। अब H का मान आप कितना हो बढ़ा दोगे, I का मान नहीं बढ़ने वाला। तो जैसे जैसे H के मान में परिवर्तन किया जाता है तो I के मान में भी परिवर्तन होता है, परंतु यह संगत परिवर्तन नहीं होता, संगत नहीं होता, ये साथ साथ ही नहीं चलेगा। देखो अब H बढ़ते रहेगा परंतु ये अब नहीं बढ़ेगा। यह एक लूप का निर्माण करता है जिसे शैथिल्य पाश कहते हैं। ये जो लूप बनाया गया है ना, ऐसे करके ये शैथिल्य पाश कहलाता है। आइए आगे क्या कह रहा है, इसकी सहायता से धारणशीलता निग्राहिता को समझाइए। अब आइए मेन यहां पर हम शैथिल्य पाश को समझेंगे धारणशीलता और निग्राहिता करके। धारणशीलता क्या होती है? चुंबकन क्षेत्र H का मान शून्य हो जाने पर भी, अब सुनो क्या होता है कि अब जैसे जैसे H का मान हम बढ़ाते हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, जैसे जैसे हम H का मान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम H का मान बढ़ाते हैं I भी बढ़ता है, और एक समय के बाद H का मान अब कितना हो बढ़ा दो, I बढ़ने वाला नहीं है। अब यदि आप H को कम कर रहे हो, H को कम करते 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 आप जीरो कर दिए, तो अब जब H का मान तुम कम करते हुए जीरो करोगे तो I का मान जीरो नहीं आएगा, I का मान ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे। जब तुम यहां पर आए तो H का मान तो जीरो हो गया परंतु I का कुछ मान रह गया। वही जो I का कुछ मान बच जाता है उसे ही धारणशीलता कहते हैं। चुंबकन क्षेत्र H का मान शून्य हो जाने पर भी पदार्थ में बचे हुए चुंबकत्व को अविष्ट चुंबकत्व या धारणशीलता कहते हैं। H का मान तुम जीरो कर दिए, देखो H का मान कम करते 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 कम करते 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 जीरो कर दिए, उस समय I का कुछ मान बच गया था इतना, वही आपकी होती है धारणशीलता। निग्राहिता क्या होती है? तो जब H का मान विपरीत दिशा में बढ़ाया जाता है, अब H का मान विपरीत दिशा में तुम बढ़ा रहे हो, H का मान इधर की ओर बढ़ रहे हो, H का मान इधर बढ़ रहे हो तो देखो I का मान कम हो रहा है, I का मान कम हो रहा है। और जब H का मान विपरीत दिशा में बढ़ाते हो और I का मान जीरो हो जाता है, वही आपकी निग्राहिता कहलाती है। जब H का मान विपरीत दिशा में बढ़ाया जाता है तो धारणशीलता के कारण बचे I शून्य हो जाते हैं। I को शून्य करने के लिए आवश्यक H को पदार्थ की निग्राहिता कहते हैं। I कुछ बचा था ना, अब माइनस में जब बढ़ा रहे थे तो I का मान घट रहा था, तो I को शून्य करने के लिए जितना H लगता है उसी को ही निग्राहिता कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। क्या है प्रश्न भाई? कि विद्युत चुंबकत्व तथा अस्थायी चुंबकत्व के बीच दो अंतर लिखें। तो बाबू विद्युत चुंबकत्व कुंडली से बनता है, अस्थायी चुंबकत्व लौ चुंबकीय पदार्थ से बनता है। विद्युत चुंबकत्व की शक्ति को बढ़ाने के लिए धारा को बढ़ा देने से विद्युत चुंबकत्व की शक्ति बढ़ जाएगी, परंतु अस्थायी चुंबकत्व धारा पर निर्भर नहीं करता। ऐसे ही आगे आप पॉइंट और क्या बना सकते हो कि विद्युत चुंबकत्व की शक्ति बिजली की मात्रा को आसानी से बदलकर बढ़ाई या घटाई जा सकती है, परंतु अस्थायी चुंबकत्व के निर्माण के लिए लौ चुंबकीय पदार्थ की सामग्री पर निर्भर करेगा। कोई दिक्कत? इस तरह से इसके अंतर को आप पॉइंट दे करके लिख सकते हो। दो ही पूछ रहा था ना, दो अंतर क्या? पहला कि विद्युत चुंबक को बनाने के लिए कुंडली की आवश्यकता होती है,
धारावाहिक कुंडली ली जाती है, तथा या चालक तार ली जाती है, या चालक तार में धारा प्रवाह की जाती है, और अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ ली जाती है। दूसरा क्या लिख दोगे कि विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाने या घटाने के लिए धारा की शक्ति अर्थात धारा के मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, परंतु स्थिर चुंबक के साथ ऐसा नहीं होता है। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को छोटा करने के लिए हम यहाँ पे पहले से सब्जेक्टिव जिसमें लिखने वाला ज़्यादा था उसको हम ऑलरेडी लिख दिए थे, जिससे वीडियो की लंबाई कम हो गई है, आपका भी समय बचा, हमारा भी समय बचा। तो चलिए, मिलेंगे हम अगले क्लास में। मन से पढ़िए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा होगा तो पुनः आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है बाबू, मिलेंगे हम अगले मीडियम में। बाय बाय।